दोस्तों नमस्कार। जो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतान्याहू ने कहा, जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, इन दोनों ने अपनी सफलता के तार जहां जहां जोड़े, संयोग से दोनों देशों की खुफिया एजेंसीज की रिपोर्ट इसके खिलाफ है। वो मोसाद हो या सीआईए हो, दोनों ये मानकर चल रहे हैं कि दरअसल परिस्थितियां इतनी नाजुक हो चली है, जहां पर अभी तक जो सफलता का पैमाना इजराइल दिखला रहा था या अमेरिका या व्हाइट हाउस लगातार जिन बातों का ऐलान कर रहा था, उसकी कोई अपनी जमीन है ही नहीं। सीआईए की रिपोर्ट खुले तौर पर कहती है बंकरों में अभी भी बैलिस्टिक मिसाइल भरे पड़े हैं, ड्रोन भरे पड़े हैं। मोसाद दूसरी तरफ यह कहने से नहीं चूकता है कि जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल की धाक आसमान में इस तरीके से थी कि कोई उसे भेद नहीं पा सकता था, लेकिन 7 लड़ाकू विमान इस दौर में अमेरिका के निशाने पर ईरान ने ले ही लिए। और यह सवाल वाकई बड़ा हो गया, क्या इस तरीके से ईरान के पास वो तमाम उन्नत हथियार मौजूद हैं, या वो उन्नत हथियार चीन और रशिया के जरिए निकलकर सामने आए हैं? यह सवाल कोई छोटा इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक इन्हीं बातों का जिक्र था कि चीन बाखूबी मदद कर रहा है, लेकिन पहली बार यह भी सवाल आया कि S-500 जो कि रशियन मिसाइल है, क्या युद्ध से पहले उसे ईरान पहुंचा दी गई थी, या फिर युद्ध के बीच में रशिया ने यह मिसाइल ईरान को दे डाली है? तो किस रास्ते से कहां यह मिसाइल कैसे पहुंच गई, यह इजराइल के लिए एक बड़ा सवाल है। या मोसाद के अपने ब्लूप्रिंट में इसकी कोई जगह इससे पहले बनाई नहीं गई थी, लेकिन पहली बार जब इजराइल के मीडिया ने यह बताना शुरू कर दिया कि जो लड़ाकू विमानों को भेजा जा रहा है उसके पीछे रशिया की वो मिसाइल है जो कि पिछले ही साल ऑपरेशनल हुई, और ये अमेरिकी F-22 हो, F-35 हो या B-21 हो, उसको निशाने पर ले पाने में यह सक्षम है। यानी रूस की इस एडवांस नेक्स्ट जनरेशन सरफेस टू एयर या एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है, यह तकरीबन 500 से 600 किलोमीटर तक इंटरसेप्शन रेंज को घेर लेता है। हाइपरसोनिक वेपन के तौर पर स्टिल्थ एयरक्राफ्ट और सैटेलाइट के जरिए यह मार करता है। क्या इसकी जानकारी वाकई नहीं थी? और इस स्थिति में जब आसमान में अपनी धाक अमेरिका लगातार जताते चले जा रहा था, तो वो सब कुछ खारिज हो गया। यह रिपोर्ट इजराइल के भीतर की है कि हां, रूसी मिसाइलों ने ही यह पूरा काम किया है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है नहीं। सवाल तो यह है, पहली बार इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, वो सीआईए की ही रिपोर्ट क्यों ना हो, एक मैसेज यह दे दिया गया कि अभी तक जिन हथियारों के आश्रय ईरान अपनी ताकत को दिखलाता था, अमेरिका की शायद यह भूल हो गई कि उसने एक ऐसा हथियार उसके हाथ में दे डाला जो होर्मुज रूट है, उसके जरिए उसकी ताकत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक अंतर्राष्ट्रीय ताकतवर देश के तौर पर हो गई। और इसी का असर है कि फ्रांस खाड़ी देशों के साथ कोई सैटेलाइटिक व्यू में कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। इसी का असर है कि पूरे यूरोप के भीतर अमेरिकी मिलिट्री जहाजों को आवाजाही से रोका गया है। यही वजह है कि इन सब के बीच स्टैमर पूरे यूरोप को एकजुट कर रहे हैं और यूरोपीय यूनियन के साथ सिर्फ युद्ध के मद्देनजर नहीं, बल्कि आने वाले वक्त में इकोनॉमी और सिक्योरिटी दोनों के लिहाज से समझौता करने की दिशा में बढ़ना चाह रहे हैं। और इन सब के बीच मेलोनी, यानी इटली के प्राइम मिनिस्टर मेलोनी, सऊदी अरब पहुंच गई और खाड़ी के दूसरे देशों के साथ संवाद बना रही है, यह कहते हुए कि दरअसल जिस सुरक्षा के आश्रय वो अमेरिका पर निर्भर थे, अब उसको यूरोपियन देशों के साथ उन्हें जोड़ना होगा। यानी इटली के हथियार भी अब आपको सऊदी अरब में नजर आ सकते हैं। दरअसल यह सिर्फ एक छोटा सा सिरा है जो इस वक्त पूरी अमेरिका को या बेंजामिन नेतान्याहू को परेशान कर रहा है। और उसमें पहली तस्वीर रशिया के उन मिसाइलों की देख लीजिए, जो पहली बार इजराइल ने माना, हां, रूसी मिसाइलों के जरिए ही इस तरीके से ईरान आसमान में युद्धक विमानों को भेज सकता है। ध्यान दीजिए तो बीते 24 घंटों में 2 अमेरिकी जेट्स गिराए गए, 2 रेस्क्यू हेलीकॉप्टर पर अटैक किया गया। CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर का मलबा ईरान की जमीन पर दिखाई दिया और IRGC ने उसे बकायदा तस्वीरों में खींचकर दुनिया के सामने जारी कर दिया। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि इस तरीके से यह युद्ध अमेरिका के हाथ से निकल रहा है या युद्ध लंबा चल रहा है। सवाल यह है कि ड्रोन की कीमत हेलीकॉप्टर के पहियों की कीमत से भी कम है, और यह अमेरिकी युद्ध शैली को पूरे तरीके से खत्म कर रही है। यानी ईरान के जो तरीके हैं उसमें ईरानी शायद ड्रोन
उसकी कीमत $20,000 से $50,000 तक होती है। लेकिन दूसरी तरफ जो पैट्रियोटिक PC-3 इंटरसेप्टर है वो तकरीबन 4 से 50 लाख डॉलर की कीमत का होता है। और इन सब स्थिति में 3-4 मैसेज जो बड़े हो गए हैं कि अगर चीनूक हेलीकॉप्टर नष्ट हो चुके हैं, रडारों को निशाने पर बनाया जा रहा है, इंटरसेप्टर विमानों की संख्या घट रही है, और जिस पायलट को बचाने की जरूरत अब अमेरिका महसूस कर रहा है, उसके टोही विमान वहां पर घूम भी रहे, उस पायलट को लेकर ईरान ने इनाम की घोषणा कर दी। यानी नागरिक ही निकल पड़े उस पायलट की खोज में, या फिर उस पायलट को पनाह कोई ईरान का नागरिक नहीं दे। और यह सब कुछ एक ऐसे देश के पहाड़ों में हो रहा है जिसने जीत को हार से भी अधिक महंगा बनाकर जीत हासिल करना सीख लिया है क्या? यह सवाल अब इसलिए बड़ा हो चला है क्योंकि होर्मुज़ रोड सबसे बड़े हथियार के तौर पर है। लेकिन उससे पहले हमें लगता है समझना होगा जो CIA की रिपोर्ट, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट निकल कर आई, उसने खुले तौर पर बतलाया कि जो सफलता अमेरिका और इजराइल दिखला रहे हैं वो दरअसल सच नहीं है, क्योंकि US और इजरायली बमों से क्षतिग्रस्त भूमिगत मिसाइलें बंकरों और साइलों में खोदकर लगातार ईरानी निकालते हैं। हमले के कुछ घंटों बाद ही उसे फिर से चालू कर देते हैं। यह बाकायदा इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में लिखा गया है। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया कि ईरान में बड़ी मात्रा में जो मिसाइल और मोबाइल लॉन्चर रखे हुए हैं, उन सबको इस युद्धकाल में कहां बंकरों में रखना है और उसके ठिकानों को लेकर कि वो सुरक्षित रहें, इस दिशा में ईरान की IRGC की एक पूरी टीम काम करती हुई नजर आ रही है। और ध्यान दीजिए, पेंटागन ने जो 5 हफ्तों में 11,000 ठिकानों पर हमले हो चुके हैं, इसका जिक्र किया। इस पर इंटेलिजेंस ने बहुत साफ तौर पर कहा, इसका यह मतलब कतई नहीं है कि ईरान की मिसाइल क्षमता नष्ट हो गई है। और उसकी तादाद जो आप बता रहे हैं, इसमें यह तो नहीं कहा जा सकता है कि उनके पास कितनी मिसाइल या लॉन्चर हैं, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि बड़ी तादाद में उनके मिसाइल लॉन्चर, बैलिस्टिक मिसाइल अभी भी पड़े हुए हैं, जो कि इजराइल और मिडिल ईस्ट में जबरदस्त हमला रखने की क्षमता रखते हैं। तो क्या मार्को रूबियो जो विदेश मंत्री हैं या हेक्सेट जो रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने बीते दिनों जिन बातों का जिक्र किया, अब उसे CIA नहीं मान रहा है? क्योंकि दोनों ने कहा कि क्षमता में कमी आ गई है, हमले कम हो गए हैं, युद्ध का प्रमुख उद्देश्य पूरा कर लिया गया है। व्हाइट हाउस इससे और आगे बढ़ गया। उसने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 90% की कमी आ गई है, नौसेना पूरी तरीके से नष्ट हो गई है, जो प्रोडक्शन होता था वो लगभग 66% प्रोडक्शन कम हो गया है, या फिर वहां पर हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी खुफिया एजेंसी कहती है कि दरअसल ईरान अपने को मिसाइल लॉन्चरों को हमले से बचाने के लिए बंकर और गुफाओं में छिपाकर रख रहा है। और वहां तक पहुंच पाना इसलिए मुश्किल हो चला है क्योंकि उन बंकरों तक मार करना और एक्यूरेसी के साथ बता देना कि यहां पर है, क्योंकि उसने कई नकली मिसाइलें भी बना दी हैं, जिससे हमलावर को लगे कि उसने मिसाइलें नष्ट कर दी, लेकिन वो नकली मिसाइलें हैं। युद्ध की यह परिस्थिति दरअसल उस गोरिल्ला युद्ध की दिशा में ले जाती है, जहां पर जो कमजोर होता है वह निशाना उसी समय साधता है जब वो असरकारक हो। तो क्या इसकी घबराहट है? क्योंकि जो दृश्य नजर आ रहा है उसमें एक बात और समझनी चाहिए कि खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट ने कहा कि ईरान अपनी मिसाइल प्रक्षेपण क्षमता को यथासंभव बरकरार रखना चाहता है, ताकि युद्ध लंबा खिंचता चला जाए और दबाव वो बना सके अमेरिका और इजराइल पर। यानी युद्ध जीतने के लिए ईरान नहीं लड़ रहा है, वो युद्ध में बने रहने की लड़ाई लड़ रहा है। और युद्ध में बने रहने की लड़ाई का जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव इस दौर में तेल को लेकर है और उस अमेरिकी ताकत की साख को लेकर है, दोनों ही डामाडोल हो चुका है। तो वर्ल्ड की इकोनॉमी हो या हथियारों का प्रयोग हो, दोनों जगहों पर अमेरिका इजराइल चूक रहे हैं, यह CIA की रिपोर्ट कहती है। हमें लगता है जो मलबा IRGC ने, चाहे वो हेलीकॉप्टर का हो या अलग अलग तरीके की जगहों का जो मलबा जारी किया, एक क्षण के लिए देखिए उसे। जो मलबे की तस्वीर आपने देखी उसमें शुरू वाला जो हिस्सा था वह CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर का मलबा था। उसके बाद की तस्वीर वो MQ-9 रिपर ड्रोन के मलबे की तस्वीर थी, जो कि ईरान के शिराज शहर में मार गिराया गया। दरअसल यह मैसेज अब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कितना प्रभावी हो चुका है या फिर पूरे युद्ध की दिशा होगी क्या,
इसे ईरान कैसे तय कर रहा है, यह भी अब समझने की जरूरत है। क्योंकि पहली बार यूरोपीय कंट्रीज जो हैं, अभी तक वह नाटो के जरिए और अमेरिका की अगुवाई में दुनिया से युद्ध के वक्त अपनी पहल करते थे। पहली बार बिल्कुल अलग रास्ता हर किसी ने चुन लिया है। पहली बार इटली के प्राइम मिनिस्टर मिलोनी सऊदी अरब पहुंच गई। पहली बार खुलकर मैक्रोन यह कहने से चूके नहीं कि हमें पता है कि ईरान के भीतर की जो सत्ता है वो गलत है, उसके तौर तरीके गलत हैं, लेकिन उसकी अपनी संप्रभुता भी होगी। और अगर कोई चीज ठीक नहीं लगती है तो क्या उसे युद्ध या मिसाइल के जरिए ध्वस्त करके कहा जा सकता है कि हमने सही काम किया? यानी पहली बार वो टोन एक झटके में यूरोपियन कंट्रीज का बदल गया है, जो अभी तक अमेरिकी अगुवाई में चलने वाले नाटो कंट्रीज का एक ही रहता था। स्टैमर तो इससे कई कदम आगे निकलकर कह रहे हैं कि अब एक ऐसी स्थिति लाने की जरूरत है जहां पर आपस के आर्थिक संबंध मजबूत नजर आए, होर्मुज़ रूट को लेकर समझौता अपनी शर्तों पर हम ईरान के साथ करें, और जो खाड़ी देश हैं वह भी यह सोचें कि दरअसल वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के साथ खड़े होकर सुरक्षित रह सकते हैं या नहीं रह सकते, यह उन्हें सोचना होगा। और शायद इसीलिए मेलोनी सऊदी अरब पहुंची और उन्होंने इस बात का जिक्र किया, अपने डिफेंस सिस्टम का जिक्र किया, और उन्होंने कहा वो मुलाकात बाकी खाड़ी देशों के नेताओं से भी करेंगे। ये मैसेज जो है, हमें लगता है दो तस्वीर एक साथ आनी चाहिए। एक पहली तस्वीर मेलोनी की मुलाकात जो सऊदी अरब में हुई, और दूसरा उसके तुरंत बाद मैक्रोन जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमने बहुत सारे युद्धों में, चाहे वो अफगानिस्तान का हो चाहे लीबिया का हो, और भी कई युद्धों का जिक्र किया कि दरअसल मिसाइल या युद्ध के आश्रय समाधान निकलता नहीं है, तो फिर ईरान को लेकर यह गलती क्यों है? दोनों चीज देख लीजिए। Iran is a very bad regime. No discussion about that. I disagree with them on a lot of topics. But I don't believe that we will fix the situation just by bombings or by military operations. Look at what happened with this type of operation in Iraq, in Afghanistan, in Libya. We never delivered. Never. Even after 20 years. So you have to respect the sovereignty of people. If people want to change a regime, they want to react, step up, they can do so. असल में पूरा यूरोप यूं ही ईरान को लेकर या होर्मुज़ रूट को लेकर अब सीधे संवाद बनाने की दिशा में नहीं आया, या फिर मेलोनी यूं ही खाड़ी देशों तक नहीं पहुंची, क्योंकि बकायदा अमेरिकी खुफिया एजेंसी यानी सीआईए की जो रिपोर्ट है उसका बहुत साफ तौर पर कहना है कि होर्मुज़ जल्द खुलना असंभव है। ध्यान दीजिए, कल ही सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल ट्रुथ पर यह लिखा था कि बहुत जल्द खुल जाएगा और तेल की नदियां बह जाएंगी। लेकिन इससे हटकर रिपोर्ट खुफिया एजेंसी की है कि होर्मुज़ जल्द खुलना असंभव है। ईरान के पास एकमात्र यही हथियार है जो तेहरान को इस खेल में बनाए रखेगा, और वो समझ चुका है। सीआईए के पूर्व डायरेक्टर जो बिल बर्न्स थे, उन्होंने तो और आगे लिखा, उन्होंने कहा कि दरअसल ईरान अब होर्मुज़ को परमाणु हथियारों से भी अधिक शक्तिशाली मानता है। यह बात यूं ही नहीं कही गई। हमें लगता है यहां एक चीज और समझनी चाहिए कि दरअसल होर्मुज़ रूट से जो 20-25% तेल की आवाजाही, पूरी दुनिया में जो तेल की आवाजाही होती है उसका अगर 1/4 यहां पर होता है, तो वहां पर सबसे ज्यादा तेल 37.2% सऊदी अरब का है, जो कि 5.29 मिलियन बैरल पर डे का है। दूसरे नंबर पर इराक है, 3.24 मिलियन बैरल पर डे, यह लगभग 22.8% है। तीसरे नंबर पर यूएई है, 1.83 बिलियन बैरल पर डे, यह तकरीबन 12.9% है। चौथे नंबर पर ईरान है जो 1.51 मिलियन बैरल पर डे। एक सामान्य स्थिति बतला रहे हैं, जब होर्मुज़ रूट इस तरीके से बंद नहीं हुआ था तो ईरान 10.6% टोटल जो उसकी आवाजाही थी इस रूट में है। उसके बाद कुवैत, कतार और बाकी देश हैं। लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक दूसरा सवाल है, किन किन देशों में यह तेल कितना जाता है? तो नंबर 1 पर चीन है। चीन की आवाजाही नहीं रुकी, 37.7% यानी 5.35 मिलियन बैरल पर डे जा रहा है। कुछ भारत के लिए खुला है, लेकिन बहुत कुछ अटका हुआ है। 2.09 मिलियन बैरल पर डे भारत के पास आता है, जो तकरीबन 14.7% है। इसी तरीके से तमाम दूसरे देशों की कतार है। हमें लगता है एक टेबल आपको दिखलाते हैं जिससे आप समझ पाएंगे। इसमें बहुत साफ तौर पर यह मेंशन है कि होर्मुज़ रूट में किसका कितना तेल गुजरता है और किसके पास यहां से गुजरा हुआ तेल कितने फीसदी में जाता है।
दरअसल यह मैसेज है कि होर्मुज रूट से हर दिन 14.22 मिलियन बैरल पर डे जो निकलता था, उसका व्यापक असर एशियाई देशों पर सबसे ज्यादा है और एशियाई देशों में भारत पर सबसे ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि भारत में वहां से गुजर कर तेल जो आता था वो एक लिहाज से सबसे ज्यादा था। सबसे ज्यादा चीन का है, लेकिन चीन को लेकर तेल सप्लाई रुकी नहीं है। ठीक इसी तरीके से जो तेल जिन देशों से निकलता था उसमें सबसे ज्यादा प्रभावी सऊदी अरब है, इराक है, यूएई है, ईरान है, कुवैत है, कतार है। ये सारे मैसेजेस हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो न्यू जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें कौन कहां पर कैसे किस रूप में खड़ा होगा, क्योंकि चीन सैटेलाइट के जरिए इंटरसेप्ट अगर चीजों को करके ईरान को जानकारी दे रहा है कि आप के पास जब मिसाइल दागी जाएगी तो आपको जानकारी हम दे रहे हैं, आप उस मिसाइल को रोक सकते हैं। दूसरी तरफ यूएई ने जब फ्रांस से मांगी यह सुविधा, फ्रांस ने मना कर दिया, क्योंकि दुश्मन देश के साथ यूएई इस वक्त खड़ा है, यह ईरान कह रहा है, तो फिर यूएई को मदद फ्रांस नहीं करेगा, क्योंकि उसकी जरूरत इस वक्त होर्मुज रूट को लेकर यूरोपीय यूनियन के साथ या पश्चिमी देशों के साथ खड़े होकर एक नए चेक एंड बैलेंस को बनाने की है। इस स्ट्रेटजी के सामने सीआईए की रिपोर्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति के व्हाइट हाउस में दिए गए हर बयान को, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू की हर सफलता के दावे को और मोसाद की इनपुट भी अगर इसमें जोड़ दीजिएगा तो 3 सवाल इस वक्त सबसे बड़े हैं। पहला सवाल तो जिस सीआईए के पूर्व डायरेक्टर बर्न्स ने कहा, पहली बार परमाणु हथियार से ज्यादा बड़ी ताकत होर्मुज रूट की है, इसको ईरान समझ चुका है, तो वो कैसे समझौता करेगा। दूसरी बात, जो अंतर्राष्ट्रीय गुमान या ताकत अमेरिका और इजराइल को था कि दरअसल हवाई में यानी हवा में उसके लड़ाकू विमानों को भेद पाने में कोई सक्षम नहीं होगा, पहली बार वह भी टेक्नोलॉजी के आश्रय, जो रशिया की टेक्नोलॉजी है उसके आश्रय उसको ध्वस्त कर दिया गया। और तीसरा सवाल है, इस दौर में बनते हुए वो नए नए अलाइनमेंट जो मैसेज दे रहे हैं कि अब अमेरिका के काउंटर में यूरोप एक साथ जुटकर एक नई ताकत के साथ खड़ा हो सकता है। मिडिल ईस्ट के देश सिर्फ अमेरिका से नहीं बाकी देशों के साथ भी संबंध बनाने की दिशा में बढ़ सकते हैं, और इन सब के साथ होर्मुज रूट के जरिए जो डॉलर को लेकर सवाल थे, पेट्रो डॉलर, उसमें व्यापक परिवर्तन आ सकता है। ये 3 सवाल व्हाइट हाउस की धड़कनों को तो बढ़ा ही चुके हैं और तेहरान की ये ताकत बन चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।